हाँ सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर एक बोले। छोटा सा क्वेश्चन और था। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मान लीजिए किसी का एक सूर्य जो है वो 28 डिग्री का है, जी और 26 डिग्री पे गुरु बैठा हुआ है, और 25 पे शुक्र बैठा हुआ है। जी। तो यानी कि अब जो है वो गुरु और शुक्र वो सब के सब कारतत्व उसके अंदर आ जाएंगे, सूर्य बिल्कुल वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हंड्रेड ठीक है, परसेंट अब आ मान गई। लीजिए कि अब मान लीजिए कि किसी उसकी गुरु की दशा चली या जी शुक्र की दशा चली, मान लीजिए। जी। तो यानी कि अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वो सूर्य वाले फल देगा, कि वो शुक्र, जैसे गुरु की दशा चल रही है, शुक्र किसी की भी दशा चल रही है, तो अब कैसे उसको प्रिडिक्शन करेंगे हम कि भाई ये तो सूर्य का फल देगा, यानी कि हम कहेंगे उसको। हाँ, अनुसार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ पे हम्म। हमें ना ग्रहों की स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, इस षटबल पे जो आती है। हाँ हाँ हाँ, षट वर्ग हुआ या अष्टक वर्ग हुआ, ठीक है। जी जी, ठीक है ठीक है। उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि ये माने जैसे अगर जैमिनी सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, तो आत्म कारक जी ग्रह, अमात्य कारक ग्रह, भातृ कारक हाँ, वो ग्रह। समझ गए, ए के एम के बी के वी के ये सब आ गए, जी सब जी सब जी जितने जी, भी एकदम जी जी। एकदम 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 एकदम। ठीक है ठीक है ठीक। तो वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि किस ग्रह की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जनरली ठीक। रिजल्ट वही देके जाता है। बट यहाँ पे हम्म। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ी डिटेल समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए जी। गुरु, सूर्य और आपके शुक्र। शुक्र, अब हाँ जी, मान लीजिए वही। है ना, तो यहाँ जी। देखिए, सूर्य तो बृहस्पति के अनुसार चलेगा, हाँ, उसके मित्र हैं। मित्र नहीं है। यहाँ मित्रता या शत्रुता की बात अच्छा, नहीं कर रही, मित्रता नहीं यहाँ है, अच्छा। यहाँ अच्छा कारकत्व की ठीक। बात हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, दोनों का सेम ही, मतलब कि सात्विक वाले कारतत्व तो आ गए एक तरीके से। कारकत्व क्या है? क्योंकि सूर्य अगर देवता है, तो देवता का गुरु कौन है? बृहस्पति, जी जी। है ना। तो बृहस्पति जी की ठीक है। हर एक बातें सूर्य मानेगा। ठीक है। बट शुक्र जो है, हर बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके ठीक है। एक अपना अलग ईगो है। ये ईगो वाली बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? हाँ ठीक है, समझ के सर, वो राक्षसों का वो हाँ, यस। क्योंकि वो जानता है कि वो मैं, माने शुक्र बोलता है कि मैं गुरु से, यानी बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान रखता हूँ। मेरे पास जी संजीवनी शक्ति है, और बृहस्पति के पास संजीवनी शक्ति नहीं है। जी। बट बट ओवरऑल अगर देखा जाए, तो बृहस्पति के पास जो सबसे बड़ा ताकत होता है, वो जानते हैं, न्यायिक ताकत। कौन सी ताकत सर? न्यायिक, न्यायिक मतलब न्यायपालिका होता है ना। अच्छा सर, न्यायपालिका, ठीक है। समझ रहे हैं ना, न्यायिक मतलब होता है एक्चुअली लॉजिकली चीजों को समझना। ये बृहस्पति के पास ये सबसे बड़ा ताकत है, वो शुक्र के पास भी नहीं है। ओवरऑल जीतता तो है शुक्र, ये बृहस्पति। बट यहाँ पे ईगो क्लेश होने की वजह से उसके लाइफ उस पीरियड के दौरान बहुत उठा पटक वाला रहेगा। इसको और ज्यादा जी अगर हम तभी समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा समझने के लिए हमें उस समय की एग्जैक्ट ग्रह दशा, ग्रह मैत्री, ग्रह शत्रुता, अष्टक वर्ग, षडवर्ग, ये सब हमको देखना पड़ेगा। या हाँ, मैट्रिक दशा, चक्कर वगैरह सारा हाँ, चीज। दशा देखना होगा। क्योंकि दशा में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला दशा होता है, वो है चर दशा। ठीक है। सबसे जी ज्यादा मैक्सिमम विंशोत्तरी दशा तो है ही है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बट चर दशा और योगिनी दशा, दोनों एक ऐसी दशा है। हाँ, उसके साथ साथ में हमें नवतारा चक्र भी देखना पड़ेगा जी जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। किस माने शुक्र, बृहस्पति कौन सी, मतलब हमारे ये षड नक्षत्र के अंदर कौन सा नक्षत्र में आ गया, ये नहीं भी नहीं, हमें बिल्कुल समझना बिल्कुल। पड़ेगा। ठीक है। तो वो तो ठीक है। हम अब इन डिटेल्स जब प्रेडिक्शन पढ़ाएंगे, या ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे,
तो उसके बाद ये क्वेश्चन होगा तो ज्यादा बेटर होगा अनुज जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। ओके सर, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। पराजित ग्रह। ओके सर। अच्छा अनुज जी, उच्च, परम उच्च, जिसको तुंग स्थान बोलते हैं, आपको इसका आइडिया है क्या? क्या मतलब, अच्छा ग्रहों की उच्च डिग्री सर? हाँ एकदम, परम उच्च स्थान को बोलते हैं तुंग स्थान। अच्छा सर। तुंग ये एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है वो संस्कृत का लैंग्वेज है। तो आप, मैंने जी ये जी। पूछा कि इस शब्द से आप वाकिफ हैं? हाँ जी सर, जो डिग्री होती है ग्रहों की उच्च की सर, जैसे सूर्य की उसमें मेष में उच्च हो गया, इस हिसाब से ना सर, चंद्रमा की जो नहीं नहीं, है जैसे मेष का मान लीजिए 10 डिग्री में सूर्य है, हाँ तुंग होता है, उच्च का तुंगस्थ होता है। बोलते हैं अच्छा, उसको। जी तुंगस्थ। जी जी ठीक, हाँ। समझ गए ना? तो मैं हाँ सर, अगर समझ गए सर। ये टर्म यूज करूँ तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि परम उच्चस्थ बोल सकता हूँ। जी बट एग्जैक्टली देखिए सर, हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे जो हमारे प्राचीन गुरुओं का एग्जैक्ट उन्होंने जो क्या बोलते हैं टर्म यूज किया है, वो अगर समझेंगे ना तो ज्यादा याद रहता है। मेरे को तो जी रहता है, पता नहीं बाकियों का नहीं बोल सकता हूँ। देखिए सर, फिर भी उन दिनों के और आज के जमाने में बहुत फर्क आया। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं परम उच्चस्थ आप ज्यादा समझेंगे या तुंगस्थ ज्यादा समझेंगे? ठीक है, चलिए परम उच्च को ही बात करेंगे। दीप्तांश ऑलरेडी हम जान चुके हैं। अब ऐसा है, पराजित ग्रह क्या बोलते हैं, इसके डेफिनेशंस को समझें। अगर कोई भी ग्रह अपने परम उच्च ग्रह की दीप्तांश के अंदर अगर कोई आ जाए, जैसे 10 डिग्री मेष का सूर्य है, उसके 7.5 डिग्री आगे और 7.5 डिग्री पीछे कोई आ गया है, तो वो कितनी भी बलाबल में समृद्ध क्यों ना हो, उसको पराजित ग्रह बोलेंगे। यहां देखिए, पराजित ग्रह का मतलब होता है अस्तमित नहीं होता, कॉम्बस्ट नहीं है वो, याद रखिएगा। कॉम्बस्ट जी मतलब होता है अस्त। अस्त में वहां पे क्रूर फल ज्यादा मिलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में तो ये कुछ भी नहीं माना जाता। ठीक है, बट जी वैदिक में हम मानते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन चीजों को माना जाता है। और अभी वर्तमान दिन में हमने जो रिसर्च किया है केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे मैंने ये माना है, ये दिखाया है और प्रूव भी किया है कि बहुत सारे ग्रहों की जो कॉम्बस्ट ग्रह है उसकी ताकत कम हो जाती है। और ये आने वाले, अगर मेरी जो किताबें अगर बहुत जल्दी आ जाती हैं तो आप लोग इसको पढ़ के इसको समझ भी सकेंगे कि मतलब ऐसा होता है। और ये वाकई में मैंने कम से कम 1100 कुंडली में लगा के इस चीज को प्रूव किया है। जी तो पराजित ग्रह का डेफिनेशंस में इतना ही है, परम उच्चस्थ ग्रह की दीप्तांश के अंदर अगर कोई ग्रह आ जाता है तो उसको पराजित ग्रह माना जाएगा। बस एक दो लाइन की देखिए, बाकी किताबों में इसको बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, बट मैं उतना डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्लासेस 3.5 साल के हो जाएंगे। बट अभी तो हमें डेली 2 क्लास करेंगे तो भी साल भर लगभग लग जाएगा पूरा वैदिक को खत्म करते करते। ठीक है, तो उतना इन डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, बस आप डेफिनेशन जान लें। पराजित ग्रह का मतलब क्या होता है, उसकी फल कथन थोड़ा सा आप इसको भी जान लें। पराजित ग्रह में जो परम उच्चस्थ ग्रह होता है उसकी अधिकार चलता है।
परम उच्चस्थ ग्रह जब चाहे तब तोड़ या मरोड़ सकता है अपने पराजित ग्रह के फलों में। आप कभी कभी देखिएगा, ऐसे बहुत सारे समय में आता है कि एक तुंगस्थ ग्रह, उसके दीप्तांश के अंदर कोई एक बहुत पावरफुल ग्रह है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, उसके बावजूद भी आपको एक खराब रिजल्ट मिल गया है। वो इसका कारण यही है कि परम उच्चस्थ ग्रह की, वैसे इसमें खराब रिजल्ट बहुत कम होता है, वो अगर बहुत बदतर दृष्टि में ना आए तो होता नहीं है, ये परसेंटेज इसका बहुत कम है। मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट मिलने का चांसेस मिलता है ज्यादा से ज्यादा। इस बात को बस याद रखिए, इसको जहन में रख लीजिए। या तो इसको नोट बना के रख लीजिएगा सर। ठीक है। नेक्स्ट ठीक है सर। सर, थोड़ा सरल और वक्र गति के बारे में जान ले। ग्रहों की दो तरह की गति होते हैं। एक होता है सरल, जो मार्गी बोलते हैं हम जनरल भाषा में, और एक होता है वक्र गति। ठीक है, जिसको रेट्रोग्रेड भी अंग्रेजी में बोला जाता है। बट हम जब ये सरल या मार्गी या वक्र को समझेंगे, उससे पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि देखिए, भारत में सबसे ज्यादा उन्मेष हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। ये हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस में मैंने ये चीज बताया था आप लोगों को। वो है आर्यभट्ट के समय में। तो आर्यभट्ट की जो किताबें हैं, जो किताब है सूर्य सिद्धांत, वहां पे इन ग्रहों के बारे में इन डिटेल्स कुछ बताया हुआ है। उसकी एक छोटा सा झांकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा या दिखाना चाहूंगा। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो है ना, वो आपका जो प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, उनके 8 प्रकार की गति हो। पहले इसको इसका हम लोग थ्योरी जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पार्ट में इसके कहाँ कहाँ कौन कौन सा इसका व्यवहार होगा, इसकी यूज कहाँ है, इस्तेमाल कैसे होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं डेफिनेशंस को सर, अनुसार क्या बोलते हैं ना उसको? हम्म, प्रेरणा, डेफिनेशंस को क्या बोलते हैं? थ्योरी सर, थ्योरी। नहीं नहीं, थ्योरी नहीं है। संस्कृत में तो बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में उसको कुछ बोला जाता है। डेफिनेशन मतलब जैसे बोलते हैं ना, राजा कौन, राजा क्या है, ये पानी क्या होता है, पानी के बारे में आप जब चर्चा करते हैं तो पानी की एक व्याख्यान करते हैं ना, तो जैसे सपोज मान लीजिए। परिभाषा बोलते हैं। हाँ हाँ, परिभाषा, यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परिभाषा, यस, हिंदी में बोला जाता है परिभाषा। तो ये 8 प्रकार की गति है। पहला वक्र गति, दूसरा अनुवक्र गति, तीसरा कुटिल गति, चौथा है ना मंद गति, 5 मंदतर गति, 6 नंबर में सम गति, 7 नंबर में शीघ्र गति। शीघ्र को अतिचारी भी बोलते हैं हम। और शीघ्रतर यानी अत्यंत अतिचारी। अनुसार आप शायद अतिचारी या अतीव अतिचारी की इसका परिभाषा आप सुने होंगे, है ना? जी सर, सुना तो है सर, मैं देखता हूँ क्लास में सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, चूंकि आपने वहां से पढ़ा ना, विद्या भवन से, तो वहां के जो हाँ जी। गुरु है, वहां का उसके सिलेबस में ये है अतिचारी ग्रह के बारे में। अतिचारी, तीव्र अतिचारी, वो शायद ये लैंग्वेज, ये टर्म यूज करते हैं, तीव्र अतिचारी। ये जो है ना वक्र गति के अलग अलग रूप है।
अब ये रूप कहाँ कहाँ कौन कौन सा रिजल्ट देता है, थोड़ा सा हम प्रेडिक्टिव टूल्स पे भी चलते हैं। अ, जैसे अ, जो अतिचारी या तीव्र अतिचारी या मंद, और मंदतर मतलब अतीव मंद, बहुत धीमा, बहुत स्लथ, ठीक है, और सम, ये 5 प्रकार की जो गति है ये सरल गति है, मार्गी गति नहीं है, ये सरल गति है। याद रखिएगा, मैं वक्र गति के बारे में बता रहा था, सरल गति और वक्र गति के। इसमें वक्र, अनुवक्र और कुटिल गति जो है उसको वक्र गति बोलते हैं। अब यहाँ डिफरेंसेस क्या है, और आप इसको कुंडली के जब प्रेडिक्शन पार्ट में लेके चलेंगे तो इसकी सहायता से आप इस जातक के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। खास करके ये गोचर में ज्यादा मिलता है। गोचर, या तो मान लीजिए आपके स्नैपशॉट, जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं, स्नैपशॉट में भी कोई मंद गति का आ गया, वो होता क्या है मैं थोड़ा इन डिटेल्स बताता हूं। जातक की जो ग्रह गणना होता है, ग्रह गणना में ये सरल गति और वक्र गति का फल बहुत अधिक मिलता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी की सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष ये गतियों को, इन गतियों को देखा जाएगा। एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं, वक्र गति, रेट्रोगेट। क्या होता है, एक ग्रह किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, वक्र गति वो तीन, 2 या 3 भाव, या मैं अगर बोलूं जैसे आउटर प्लैनेट अगर है, माने जैसे शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, जिनके दृष्टि एक से अधिक है ना, इनके 3 3 दृष्टि माने जाते हैं। तो 3 3 इंटू 2 मतलब 3 दूना 6, और जहां पे बैठता है उसके पीछे वाला हिस्सा, यानी 8 घर को वो प्रभावित करता है। 8 घर को प्रभावित करता है, ये बात नोट रखिएगा। बहुत ज्यादा माने इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। वैदिक में जब भी आप प्रेडिक्शन करने जाएंगे, इनकी गतियों को, अगर वक्र गति का कोई ग्रह मिल गया, आपको याद रखना होगा, अगर वो आउटर प्लेनेट है तो, माने जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि है तो, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये आउटर प्लेनेट 8 घर को प्रभावित करेगा, अगर इनर प्लेनेट है, मतलब सूर्य, चंद्र, आपका क्या बोलते हैं, बुध और शुक्र, अगर ये 4 ग्रह हैं, तो इनकी जहां अवस्थान है, अगर इनके अवस्थान के अंतर्गत कोई वक्री बढ़ जाए, जैसे मार्करी का 2 अवस्थान है, 2 स्थान है, एक मूल त्रिकोण है, एक स्वक्षेत्र है। मूल त्रिकोण है कन्या, और स्वक्षेत्र है इसकी क्या बोलते हैं, मिथुन। अगर ये दोनों में से किसी में एक पड़ जाए तो दोनों ये ग्रह को तो प्रभावित कर ही देगा, साथ में आगे और पीछे दोनों भाव को प्रभावित करेगा। आउटर प्लैनेट होगा तो 8 भाव को प्रभावित करेगा, और इनार होगा तो 2 भाव को प्रभावित करेगा। एक्सेप्शन है मार्करी, बुध, एक्सेप्शन है बुध। बुध का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो बुध, चूंकि अगर मान लीजिए कन्या राशि में कोई वक्र ग्रही ग्रह जो है पड़ गया,
तो वो प्लैनेट को प्रभावित करेगा, बुध ग्रह को प्रभावित करेगा, साथ में आपका क्या बोलते हैं, जैसे कालपुरुष के षष्ठेश, षष्ठेश हो गया, वो छठा हिस्सा में बैठा हुआ, कन्या राशि में कोई वक्री ग्रह, वो लियो यानी सिंह राशि को भी प्रभावित करेगा। बस इसको याद रखिएगा। जो अतिचारी ग्रह होते हैं, ये अगर आउटर प्लैनेट में हो, आउटर प्लैनेट हो, ये भी 8 ग्रह 8 भावों को प्रभावित करेगा। अतिचारी ग्रह, मान लीजिए एक अतिचारी ग्रह आपका तुला राशि में आ गया, तो अतिचारी तुला को भी प्रभावित करेगा और साथ में वृश्चिक को भी प्रभावित करेगा। अतिचारी ग्रह की प्रभाव दोनों हम दोनों राशियों में हमें देखने को मिलेगा। जैसे वक्र गति के बारे में बताया मैंने, एक राशि जहां पे बैठा है और उसके पीछे वाला राशि, वैसे अतिचारी और अति अतिचारी होने से तो वो 3 भाव को प्रभावित कर देता है। अति अतिचारी होने से वो 3 भाव को प्रभावित कर देता है। इस चीज को बस इतना याद रखिएगा, ताकि आपके प्रेडिक्शंस में आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं, मदद मिले। थोड़ा इसको और इन डिटेल्स हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जातक के मान लीजिए जन्म समय में शुभ ग्रह एक है बुध, शुभ ग्रह और भी है, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है। अगर मान लेते हैं कि ये शुभ ग्रह में से कोई या तीनों ही मान लीजिए वक्री हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र, ये तीनों ही वक्री हो गया, बट ये कभी भी अपने दशांतर दशा में कभी भी पाप फल नहीं देगा। इसको याद रखिएगा। जातक के जन्म समय में शुभ ग्रह अगर वक्री है, तो फिर उसके दशा अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में वो वक्री ग्रह कभी भी खराब या पाप फल नहीं देगा। वही अगर पाप ग्रह मतलब जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, वो अगर वक्री हो जाता है तो अशुभ फल न बढ़ा देता है, अशुभ फल बढ़ा देता है। क्लियर? अब इसको इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। वक्र गति की ये जो पाप फल में कमी आना या शुभ फल में वृद्धि होना, उसकी भी तरीका है, उसका भी एक सिस्टम है। ये कुछ हद तक मतलब वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नीरज सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है ना सर? आप तो दिन भर तो उसी में पड़े रहते हो। डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद आप उनका उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचा। चलिए कोई बात नहीं। ये जो फल कथन के बारे में मैं बता रहा था, वो अपनी कारकत्व यानी ग्रह अपनी कारकत्व के अनुसार तो फल देगा ही देगा, और साथ में भावपति का जो कारकत्व होगा उस फल को भी वो अवलंबित करके शुभाशुभ फल देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लेना, लिख लेना। सरल गति या वक्र गति का कोई भी फल, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वो अपना कारकत्व के अनुसार तो फल देगा ही देगा, और साथ में अपने भावपति का जो कारकत्व है, भावपति मतलब जहां जैसे मान लीजिए
उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सप्तम भाव में बुध वक्री है, तो बुध अपनी ग्रह के अनुसार जो रिजल्ट शुभ फल देगा देगा, बट भावपति कौन हो गया, भावेश कौन हो गया? भावपति का मतलब होता है भावेश, ठीक है। तो भावेश कौन हो गया? शुक्र। वो शुक्र के अनुसार भी फल देगा, बस इसको याद रखना। यही अगर गोचर की बात करें तो ये गोचर में ना बहुत तात्कालिक रिजल्ट देगा, वो बस एकदम क्षण भर के लिए होता है। आ, जैसे जन्म समय या जन्म कुंडली में जो रिजल्ट होता है वो दीर्घकालीन होता है, बट गोचर में अगर ये हम देखते हैं रिजल्ट को सरल या वक्र गति की, तो फिर हमें वो क्षण भर या तात्कालिक रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ज्यादा दिन तक स्थिर या स्थायी नहीं हो पाता। अ, थोड़ा सा मैं कुछ एक्सेप्शनल मैटर्स है थोड़ा बता देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा। जो ज्ञान दे रहा हूं वो क्लियर कट होना चाहिए। मंगल, शुक्र, शनि, ये अगर या तो आइदर वक्री हो या अतिचारी हो, या अतिचारी हो या अतीव अतिचारी, तीव्र अतिचारी हो, जिस राशि में वो अपने आप को लेके चल रहा है यानी संचार कर रहा है, उस राशि का ही फल देगा। ये बहुत एक्सेप्शनल थ्योरी दे रहा हूं, ये सूत्र जनरली मिलता नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपके यानी कि बकरी ग्रह या अतिचारी ग्रह किसी भी राशि में बैठे वो उस राशि के फल भी देंगे। यस, मंगल, शुक्र, शनि, ये तीन ही ग्रह है। इस तीन ग्रह की बात करेंगे हम, बाकी तीसरी चौथा माने पांचवा छठा ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह वक्री या अतिचारी किसी भी रूप में हो, जिस राशि में संचार करेगा उसी राशि का ही फल देगा। ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को नोट डाउन कर लेना। वही वापस जो है ना, बताइए, हाँ वापस एक बार बताइए ना। हाँ, मंगल, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह वक्री या अतिचारी होकर जिस राशि में संचार करेंगे उसी राशि का ही फल प्रदान करेंगे। चलिए गोचर में मंगल, देखे ना किसमें। नहीं नहीं नहीं, माने गोचर में भी है और जन्म समय, जन्म नक्षत्र, ये मैंने जन्म कुंडली में भी है, दोनों अवस्था में देखना है। मैं इसका एक्सेप्शन और एक थ्योरी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मंगल, शुक्र, शनि, ये तीन वक्री ग्रह या अतिचारी होकर जिस राशि में माने ये करेंगे, संचार करेंगे मतलब संचार। भ्रमण करेंगे, ठीक है, तो वो उस राशि का ही फल देंगे। ये एक्सेप्शन है, बाकी ग्रहों के लिए नहीं है, लेकिन क्लियर। और बुध और अपना फल भी बृहस्पति, देंगे और बोलिए। अपना फल भी देंगे और राशि का फल भी देंगे। हाँ, यस यस यस, वाह, वेरी नाइस। चलिए, आप बहुत अच्छा से समझ गए। यस यस यस। बुध और बृहस्पति के बारे में शास्त्रकार ने अलग तरह का बातें बताए, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। अगर ये बुध और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह वक्री या अतिचारी होकर जिस राशि को छोड़ेगा, त्याग करेगा,
मान लीजिए जैसे वृश्चिक का 29 डिग्री में ये आ गया, अतिचारी बुध या अतिचारी बृहस्पति, छोड़ के कहां चला जाएगा? धनु में। ये धनु का रिजल्ट देगा, वृश्चिक का नहीं देगा। क्लियर? ठीक है। नहीं सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखिए, वापस अ- से। अतिचारी ग्रह जो है मार्गी होता है हमेशा, वक्री तो होता नहीं जी। है। अतिचारी मतलब स्पीड अकॉर्डिंग टू बढ़ गया है, पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी के सापेक्ष में उसकी गति वृद्धि हो गई, गति में बढ़ोतरी हो गई। जैसे धनु राशि की धनु राशि की मान लेते हैं, धनु राशि का मान लीजिए 29 डिग्री में कोई एक अतिचारी ग्रह आ गया, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति को ही समझ लीजिए, दोनों का निजी अपना स्वक्षेत्र है ना, लेकिन वो रिजल्ट धनु का नहीं देगा, देगा मकर का। क्योंकि वो तेज गति से चल रहा है सर। हाँ, तीव्र गति के चलने की वजह से, वो चाहे अतिचारी हो या तीव्र अतिचारी हो, दोनों में से सेम रिजल्ट आएगा। वही अगर मान लीजिए वक्री है, तो फिर वो धनु के देगा, फिर धनु का देगा। क्योंकि 29 डिग्री तो बिल्कुल खत्म, आखिरी पौड़ एकदम पड़ाव पे एकदम पहुंचने से है। एकदम एकदम बिल्कुल। फिर वो वृश्चिक का नहीं देगा, याद रखना। तो सर ये जैसे जो अतिचारी और जो है अतिचार और अत्यंतचारी, ये हमें पता कैसे, मतलब कि ये तो या तो वो बकरी होने के बाद जब वो तेज भागते हैं तो ही पता लगता है, तो नहीं नहीं, वो तो जब से आप एक सॉफ्टवेयर जैसे खोलते हो तो वो तो पता चल ही जाता है कि उसकी गति। अरे पता लग जाता है सर इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पता चल अच्छा अच्छा। जाता है। बट एक्चुअली बस एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप समझ पाओ इसको। वो जैसे 12 महीना में एक राशि को छोड़ता है बृहस्पति, जी। तो 12 महीना माने 365 डिग्री, है ना, 365 दिन में वो 30 डिग्री चलता है। तो 30 डिग्री मतलब 1 डिग्री चलने में उसको कितना दिन लगता है, डिवाइडेड कर लो, पता चल जाएगा आपको, है ना। जी सर। मोटा मोटी लामसाम एक मैं बता दे रहा हूँ, 360 मतलब 3 12 36, 12 डिग्री में, ये 12 दिन 12 दिन। में, 12 दिन में, है ना, 12 डिग्री में नहीं, सॉरी, 12 दिन हाँ सर में, 12 दिन। 12 दिन में 1 डिग्री चलेगा। और जब अतिचारी होगा तो वो 12 दिन में 1 डिग्री नहीं, 1.5 या 2 डिग्री चल जाएगा। अगर तीव्र अतिचारी होगा तो 2 डिग्री चल जाएगा। ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया ना बातें? जी सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए इसको ये करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ सर, वो कंप्लीट कर दीजिए ना, वो रह गया था बुध और बुध और बृहस्पति या बृहस्पति, धनु। बुध और बृहस्पति आइदर वक्री हो या अतिचारी होकर जो राशि को त्याग करेगा उस राशि का फल देगा, ना कि पूर्व राशि का। माने उस राशि का, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जैसे धनु धनु का, मैं सॉरी, पूर्व राशि नहीं, वो पिछले राशि की बात कर रहा था मैं, और गलती से मेरे से पूर्व राशि बोला गया। मैंने धनु होने से मकर का देगा, वो पूर्व राशि हो गया ना, उसका सामने वाला राशि। तो बुध और आगे का देगा। बृहस्पति पिछले राशि का नहीं देगा, सामने वाला राशि का देगा। बस ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये थ्योरी एक्सेप्शन है, ये थ्योरी जो है ना एक्सेप्शनल थ्योरी है। हम लोग मार तो इसी जगह पे खाते हैं सिंधे सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शंस हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारे गुरुओं जब हमें पढ़ाते हैं ना, तो आधा बात समझाते हैं, आधा बात समझाते ही नहीं है। जहाँ पे जो मतलब एक्चुअली हिडन
सर ये देखिए, ये सारे हिडन मटेरियल्स है, ये ना गुरु जल्दी बोलते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए जैसे उदाहरण एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके धनु में क्या बोलते हैं, वक्री बृहस्पति है, तो आप तो धनु का भी कैलकुलेशन करते हैं और साथ में वृश्चिक का भी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। लेकिन आपको देखना जरूरी होगा कि कौन सी डिग्री में है, कौन सा डिग्री में है। अगर वो 29 डिग्री के आसपास है तो फिर वो वक्री हो चाहे अतिचारी हो, कुछ भी हो, जो राशि को छोड़ने के लिए जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अतिचारी होने के लिए वो चला जाएगा आपका क्या बोलते हैं, आपके मकर राशि में। लेकिन वक्री अगर होगा तो 29 डिग्री के बाद वो कहाँ आएगा, धनु में ही आएगा ना। जी तो यानी वो सिर्फ और सिर्फ धनु का रिजल्ट देगा, वो वृश्चिक का रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन गुरु क्या बताते हैं हमारे, कि वो वृश्चिक का भी देगा और धनु का भी देगा। और हम लोग प्रेडिक्शन वैसे करते हैं तो फिर हमारी 50% प्रेडिक्शन सही होती है और बाकी 50% क्लाइंट बोलते हैं वह एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है, बोलते लेकिन हैं सर ना। ये जब मतलब राशि को छोड़ते हैं उसी समय की बात है ना। जी, जब छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, वही अगर मान लीजिए धनु का 1 डिग्री में अगर वक्री होकर बृहस्पति 1 डिग्री धनु का छोड़ रहे हैं, तो वो तो वक्री होकर अब ढुकेंगे ना वृश्चिक में, जी फिर वो धनु का रिजल्ट नहीं देंगे, वो खाली सिर्फ और सिर्फ उचित कर वृश्चिक का देंगे। देंगे। जी ये बुध और इसको मतलब छोड़ बृहस्पति रहा है जिस दोनों के राशि लिए को होता है। क्या बोले? जिस राशि को वो छोड़ रहा है उसी का रिजल्ट देगा वो। यस यस यस। नहीं, जिस राशि छोड़ के जो राशि में संचार करेंगे, त्याग करके, त्याग कर रहे हैं, हाँ त्याग करके हाँ, जहां पे मतलब जा अगर रहे वो धनु धनु राशि छोड़कर अगर धनु राशि में 29 डिग्री पे रहेगा और वो मकर का ही रिजल्ट देगा फिर वो। हैं, मकर का देगा। ठीक है, अगर और अगर वो वो 29 डिग्री में वक्री होके आएगा तो सिर्फ धनु का देगा। वही अगर 1 डिग्री में होगा तो फिर वो वृश्चिक का दे देगा। यानी वही बृहस्पति अपने डिग्री वाइज अपना फल अलग अलग तरीके से दे रहा है। मैं बुध और बृहस्पति, बुध को एग्जाम्पल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए बुध जो है ना जनरली साल भर में 3 बार अतिचारी होता है, ठीक है। और बृहस्पति कभी कभार अतिचारी होता है। और बृहस्पति को समझना आसान है क्योंकि एक आउटर प्लैनेट है और गोचर में 1 साल एक राशि में रहते हैं, है ना। और लेकिन जिसके सर ये जो कंसेप्ट कंसेप्ट जो आपने बताई कि अगर वो धनु में 29 डिग्री होगा तो मकर का रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो रुचिक छोड़कर धनु में 1 डिग्री आएगा तो वो रुचिक का रिजल्ट देगा। नहीं, अगर अब वो वक्री में वृश्चिक में नहीं जाएगा तो फिर सिर्फ और हाँ सिर्फ हाँ दोनों का रिजल्ट देगा। जी, अगर वक्री होता है तो रुचिक में जाएगा तो ही रिजल्ट देगा वो रुचिक हाँ का। हाँ, समझ गए ठीक है। ना। माने जी यहीं पे हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो हम कोशिश करें, देखिए हम लोग चूंकि प्लैनेट पढ़ रहे हैं और प्लैनेट के बारे में हर एक चीज इन डिटेल्स हमें समझना पड़ेगा।